गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं और हर प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। इसमें दोस्तों ये ABCD न लिख के ये बुलेट में दिया है, तो मैं सीधे टिक कर दूंगा, इससे आप समझ लीजिएगा। पहला है प्लेटो, दूसरा है हॉब्स, तीसरा है बेंथम और चौथा है बर्ग। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, हॉब्स। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। कौन सा मिलान गलत किया गया है, तो इसमें देखिए, इसमें दिया है राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली, अराजकतावादी मार्क्स एंड बेंथम और सर्वसत्तावादी हेगल बेरी हार्डी। तो इसमें मार्क्स और बेंथम वाला सही है, गलत है जो तीसरा वाला ऑप्शन है, क्योंकि मार्क्स जो है वो मार्क्सवाद को बढ़ावा देता है, तो यहीं से ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बी सही है और लास्ट वाला भी सही है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की बहुलवादी धारणा किसने दी है, लास्की और मैकाइवर। राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली ने दी है। ठीक है, और सर्वसत्तावादी किसकी अवधारणा किसने दी है, हेगल और बेरी हार्डी। ये हेगल और बेरी हार्डी, ये दो लोगों का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है, डेविडसन, बेंथम, सेवाइन या फिर वेपर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ये बेंथम ने कहा है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि जानता है कि अगर हम अवज्ञा करेंगे, जैसे अवज्ञा करेंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा और उससे उसका अहित होगा, और अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ठीक है, और बेंथम को आप जानते हैं कि उपयोगितावादी विचारक है और इसी के आधार पर इन्होंने ये बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान दिया करिए कि क्या पूछ रहा है, सही कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या दिया है, राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, समाज राज्य से व्यापक है, सरकार राज्य का अभिकर्ता है और राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। मूर्त और अमूर्त, मूर्त और अमूर्त आप लोग समझते होंगे। अमूर्त का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना पढ़ते हैं, तो आपने कहा मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन आपने कोई एग्जैक्ट आपने टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, अमूर्त बातें आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, तो बहुत क्या है, बहुत पैसे कमाता हूँ, ये अमूर्त बात है। अगर मैं कहूँ कि मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ, तो ये मूर्त बातें हो गई। ये इसी तरह से मैं रोज 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो ये मूर्त बातें हो गई। तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो इसमें जो चौथा वाला है, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनिवार्य है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। आप चाहें, जैसे सभी लोगों ने देखा होगा, सब लोग अपनी अपनी सोसाइटी का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कास्ट का ग्रुप बनाते हैं, रिलीजन का ग्रुप बनाते हैं, तो वो ऐच्छिक है। आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो या चाहें तो ज्वाइन ना हो, लेकिन आप राज्य की सदस्यता से इनकार नहीं कर सकते। अगर आपको राज्य में रहना है तो उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी है, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वालों की पहचान का आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है गेटेल, दूसरा है रूसो, तीसरा है डाइसी और चौथा है ऑस्टिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, डाइसी वाला ऑप्शन ये सही है। डाइसी ने राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं बल्कि क्या है, सर्वोच्च समुदाय, यानी कि जितने भी समुदाय हो सकते हैं उन सब में सर्वोच्च है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है मैक्सी, फास्टर, डनिंग या फिर अरस्तु। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ये बात जो है अरस्तु ने कही है, और अरस्तु ने राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च क्यों है? उसका कारण उसने ये दिया है कि वह राज्य सबसे ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन राज्य क्या है, उन सब में आगे है। यह मनुष्य के जीवन को सद्गुणी बनाता है और मानव के शुभ इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से ही की जा सकती है। इसे तृप्त करने का अन्य समुदायों की अपेक्षा राज्य में अधिकतम क्षेत्र है, अतः निश्चय ही राज्य सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? आधुनिक राज्य के विकास के लिए, तो आधुनिक राज्य आपको पता है लोकतांत्रिक राज्य होता है, कल्याणकारी राज्य होता है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास, धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो आपको पता है धर्म का बढ़ता प्रभाव होगा तो फिर लोक कल्याणकारी कैसे हो सकता है? जैसे इसमें भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो आप अगर धर्म को बहुत हावी करेंगे तो नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक प्रगति और प्राचीन, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही है, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है, और राष्ट्र हित की भावना के आगे व्यक्तिगत व सामूहिक हितों का त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है, यानी कि नेशन इज फर्स्ट। पहले नेशन है, उसके बाद हमारा व्यक्तिगत हित है। अगर सभी लोग अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचने लगे तो फिर राष्ट्र हमारा रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं देश के बारे में सोचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य की जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीवधारी सिद्धांत, राज्य की जीवधारी सिद्धांत। ऑप्शन है हरबर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन है ये, मार्श और फिर बेंथम। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। स्पेंसर की सावयवी अवधारणा, उसकी एक पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स। कौन सी पुस्तक है फ्रेंड्स? सोशल स्टैटिक्स। और उसका निबंध का संग्रह ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानता है। प्लेटो और अरस्तु क्या है, वह राज्य की तुलना जीव से करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेंसर है वो कहता है राज्य खुद ही एक जीव है। उसके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक वही स्थिति समाज की है। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है। व्यक्ति क्या है? समाज की कोशिका है। तो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो साथ साथ नई कोशिकाओं यानी नए व्यक्तियों का जन्म भी होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैज्ञानिकता है? तो इसमें ऑप्शन है हीगल, बेबर, ब्लनसली और हरमन फाइनर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, वेबर। राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में तो सबसे पहले मैकियावेली ने दी। मैकियावेली ने शक्ति की परिभाषा दी थी। उसकी जो पुस्तक है प्रिंस है, उसमें उसने प्रिंस को सर्वशक्तिशाली बनने की सलाह दी है, ठीक है। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व तो नहीं है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है।
तो इसमें हमारा ऑप्शन जो बी है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ये सही है। अरस्तु, प्लेटो आदि विद्वान राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। अरस्तु, प्लेटो और जो और कुछ विद्वान हैं, ये सब जो है एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं राज्य को। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में राज्य को स्वाभाविक एवं विकास का परिणाम बताया गया है। ठीक है, और यही सर्वमान्य परिभाषा है, मतलब सर्वमान्य के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबल परिभाषा यही है जो प्रचलित है। परिवार एवं समाज की तरह राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती, अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती है, वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप लोग समझिए। इसमें क्या बात कही गई है कि यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता है। ठीक है, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। जैसे कि हाँ ठीक है कि राज्य को अगर संप्रभुता चाहिए, राज्य में अगर पावर नहीं है, ठीक है, अगर राज्य लोगों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है तो वह राज्य नहीं हो सकता है। लेकिन केवल केवल जो है शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो विद्रोहकारी सेना है या दस्युपोत है, ये सब भी क्या बन जाते, ये सब भी राज्य बन जाते। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है फ्रेडरिक एंजिल्स, एंजिल्स है ये, एंजिल्स, रॉबर्ट मैकाइवर, H.J. लास्की, मैक्स वेबर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, रॉबर्ट मैकाइवर में, रॉबर्ट मैकाइवर ने यह बात कही है। ठीक है, मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक तत्व मानते हैं, परंतु उसकी जो भूमिका है उसको वो गौण स्थान देते हैं। मैकाइवर का कथन है कि यह समझना बहुत बड़ी गलती है कि जिस किसी असभ्य जाति में हमें कोई सरदार दिखाई पड़े, सरदार का मतलब जो लोगों को कंट्रोल करता है, लीडर दिखाई पड़ता है। ठीक है, जहाँ भी किसी तरह का कोई सरदार दिखाई पड़े वहीं हम राज्य की स्थिति मान लें। हम यह नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। नेतृत्व एवं अधीनता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में अंतर निहित है, परंतु जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है, जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है और रीति रिवाज कानून की शक्ल ग्रहण कर लेते हैं, तो कहाँ वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे राज्य उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानना है। अब इसको पहचानने के लिए आपको सबका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हॉब्स हैं, हॉब्स का टाइम क्या है, 1588 में आते हैं ये। ठीक है, फिर लाक, हॉब्स, लाक, रूसो, वैसे भी आप लोग जानते होंगे, हॉब्स, लाक, रूसो, ये 1632 में ये रूसो हैं। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू आता है और उसके बाद रूसो आता है। ठीक है, हॉब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू और फिर रूसो आता है। तो इसमें हमारा लास्ट वाला ऑप्शन हॉब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो है, ये आपका सही है। मॉन्टेस्क्यू का जो टाइम है ये है 1689। ठीक है, और रूसो का जो टाइम है वो है 1712। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली। पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा है लाक, तीसरा है रूसो और चौथा है J.S. मील। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण और राज्य शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने उक्त सभी तत्वों के आधार पर व्याख्यायित किया। 14 क्वेश्चन है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। ऑप्शन है सेवाइन, सीले, वारकर या फिर वेपर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सीले सही है। ये स्टेटमेंट इन्होंने, अच्छा इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दोनों का दे रहा हूँ। किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं।
तथा राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास, राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना, राजनीति विज्ञान का यहाँ पे इतिहास छूट गया है, राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। ठीक है, ये इतिहास यहाँ पे छूटा हुआ है। तो ये किसने कहा है? सीले ने कहा है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सीले के हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। ठीक है, इतिहास में, तो इसलिए इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं होता है, तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो राजनीति विज्ञान की जड़ कहाँ होती है? इतिहास में होती है। ठीक है, और इसका जो फ्रूट होता है वो राजनीति विज्ञान में मिलता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान में क्या होता है? राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन होता है। इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हुए ही सीले ने यह बात कही थी कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो ही गया आपका, सॉरी, ये इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है। देखिए उसी क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम में, अभी जीआईसी का जो 2017 का एग्जाम पूछा गया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। यह कथन किसका है? तो ये भी किसका है? सीले का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। पहला ऑप्शन है हेनरी मेन द्वारा, दूसरा है ट्राइस्के द्वारा, तीसरा है ओपेनहाइमर के द्वारा और चौथा है दुर्खिम द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, हेनरी मेन द्वारा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मेन द्वारा किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो विकासवादी सिद्धांत है या ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? हेनरी मेन ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी थी एंशिएंट लॉ, 1861 में लिखा था इन्होंने, 1861 में बुक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? एन एंशिएंट लॉ। इसमें इन्होंने माना कि समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा में हुई है। ठीक है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट में हुई है, अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के सामाजिक संबंध परिस्थिति या स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। ठीक है, आप प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के जो सामाजिक संबंध, ठीक है, स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था, जो राज्य के विकास में प्रमुख सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है हमारा, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? सामाजिक संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें पहला है लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है। लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। दूसरा ऑप्शन है लॉक समुदाय को नगण्य लिखा है, यह नगण्य शक्तियां प्रदान करता है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। ये भी सही है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। तो इसमें दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही है, चारों ही सही है स्टेटमेंट, और इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है और इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा सभी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानता है। उन सब में, मतलब अंग्रेजी भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों में को जन्म दिया उनमें सबसे ज़्यादा, मतलब कदाचित महान कौन है? तो इसमें ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर बेंथम। तो ये हॉब्स है, ये सेवाइन ने कहा है हॉब्स के बारे में। ठीक है, ऐसा क्यों कहा है कि सेवाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी, जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन,
निंदनीय, अल्पकालिक था, एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, दारिद्र नहीं दरिद्र है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, एकाकी, निर्धन, निंदनीय और निंदनीय अल्पकालिक था। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, निंदनीय, पाशविक, निरंतर संघर्षशील तथा अल्पकालिक होता था। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी। ठीक है, तो हाब्स के बारे में कहा जाता है कि हाब्स बुद्धिवादी है। इनका मानना है कि मृत्यु के भय एवं पाशविक प्रतियोगिता के कारण प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और कहा, क्या कहा आप लोगों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत में पढ़े होंगे, चलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को माने। और उसी के बाद क्या हुआ, सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन इस तरह से हाब्स ने किया है। तो चलिए बस आज इतना ही क्वेश्चन, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।